जब भी हम किसी भी शेयर को बाय करने जाते हैं तब पीई रेशियो ही हमें बताता है कि उस स्टॉक्स का प्राइस अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। यानी कंपनी का फाइनेंशियल और ग्रोथ के हिसाब से उसका पर शेयर प्राइस ज्यादा है या फिर कम है या फिर ठीक ठाक है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो पीई के बारे में। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सौमित्रो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीई रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या है। प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू पीई। ये प्राइस पर शेयर क्या होता है? किसी भी स्टॉक्स का मार्केट वैल्यू को ही कहते हैं प्राइस पर शेयर। ये अर्निंग पर शेयर होता है कंपनी एक स्टॉक्स के पीछे कितना रुपीस कमा रहा है। चलो ठीक है, ये प्राइस पर शेयर तो आसान है, ये हम लोगों को मालूम है, लेकिन ये ईपीएस कैसे निकलता है? देखिए, ईपीएस निकलने का फॉर्मूला है कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर इज इक्वल टू ईपीएस। आई रिपीट, मैंने यहाँ पर कहा कि आउटस्टैंडिंग शेयर, मैंने यहाँ पर नहीं कहा कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर आपको जानना है कि ये टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है और ये आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है, ये कैसे निकलता है, इसका यूज कहां पर होती है, तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। बैक टू द पी, हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए प्राइस पर शेयर है 200 रुपये किसी भी कंपनी का और ईपीएस है 20, तो 200 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 10। ये कंपनी 10 का पी पर है। अब इस 10 पी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अब कंपनी का अर्निंग का 10 गुना वैल्यू देने के लिए तैयार है। तो हम कैसे माने कि ये पी सस्ता है या फिर महंगा है? इसे निकलने के लिए आपको सेम सेक्टर के ही दूसरी कंपनी का पी से कंपेयर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपने आईटी कंपनी चुनी है तो दूसरी आईटी कंपनी का पी से कंपेयर करना चाहिए। ये नहीं कि आप आईटी कंपनी का पी को कोई एफएमसीजी कंपनी का पी से कंपेयर कर रहा है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि कंपनी एबीसी और XYZ ये दोनों ही आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी एबीसी का शेयर प्राइस है 200 रुपीज, ईपीएस है 20, तो पी निकलता है 10। और कंपनी XYZ का प्राइस है 500 रुपीज, ईपीएस है 25, तो फिर पी निकलता है 20। और इस आईटी सेक्टर का पी है 15। तो थ्योरी के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा कि 15 पी से ये एबीसी कंपनी का पी तो कम है, यानी इस स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। और आपने ये मान लिया कि XYZ कंपनी का पी सेक्टर से ज्यादा है और शेयर प्राइस भी ज्यादा है। यहाँ पर आता है मेन बात, आपको कभी भी पी सस्ती देखकर या फिर पी महंगा देखकर कभी भी बाइंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? मान लीजिए कि आप एक आइसक्रीम खरीदने के लिए किसी दुकान पर गए। आपको मालूम है कि उस दुकान पर 10 रुपीस और 20 रुपीस वाला 2 आइसक्रीम मिलता है। आप जाके तो उस 20 रुपीस वाला ही आइसक्रीम खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 रुपीस वाला से उस 20 रुपीस वाला आइसक्रीम का क्वालिटी अच्छा है, खाने में ज्यादा स्वादिष्ट है। इसीलिए आप सस्ते को छोड़कर आप महंगा वाला आइसक्रीम ले लेते हो, क्योंकि आपको अच्छी चीज मिला। ये फंडा इस XYZ कंपनी के साथ भी हो सकता है। इसका पी रेशियो ज्यादा है क्योंकि इस कंपनी ने अपनी अर्निंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और ये भी हो सकता है कि आपने उस 10 रुपीस वाला आइसक्रीम को छोड़कर शायद गलती भी किया है। ऐसे क्यों? मान लीजिए कि किसी स्टॉक ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लोगों को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी का अर्निंग बहुत ही तगड़ा है। और ये भी हो सकता है कि ये कंपनी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप है। इंडेक्स थोड़ा सा है गिरते ही ये मिड कैप या फिर स्मॉल कैप से बहुत ज्यादा ही नीचे गिर गया। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब इंडेक्स गिरता है, यानी जब मार्केट गिरता है, तब लार्ज कैप से ज्यादा मिड कैप या फिर माइक्रो कैप गिरता है। तो हो सकता है कि इसके साथ ये हुआ है। तो हमें कभी भी पी कम या फिर ज्यादा होने के कारण बाइंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें इस पी को लेकर और भी थोड़ा डिटेल्स पर एनालिसिस करना चाहिए। वो कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक कंपनी का 3 साल का फाइनेंशियल है। इस कंपनी का अर्निंग हर साल 10% से इंक्रीज हुआ है, तो इसका शेयर प्राइस के हिसाब से इसका पी 10 में मेंटेन है। तो मार्केट इसको एज्यूम कर लिया कि यार 4 में भी ये कंपनी 10% का ही अर्निंग ग्रोथ देगा, इसीलिए मार्केट इसको ज्यादा पे नहीं दे रहा है। तो इस केस में इस कंपनी हुआ लो ग्रोथ लो पी। आइए दूसरी कंपनी को देखते हैं।
मान लीजिए इस कंपनी अपने अर्निंग को हर साल डबल किया है, यानी 100% से ग्रोथ किया हुआ है। तो मार्केट ने ये एज्यूम कर लिया कि आने वाला साल भी ये कंपनी ने 100% या फिर उससे भी ज्यादा अर्निंग लेके आएगा, इसीलिए मार्केट इसको ज्यादा पी दे रहा है। तो ये कंपनी हाई ग्रोथ हाई पी वाला है। ओके, तो फिर किस नंबर 3 को देखते हैं। देखिए इस कंपनी का अर्निंग नेगेटिव है, इसने हर साल 20% से अपने अर्निंग को डाउन किया है। तो फिर मार्केट इसका नेगेटिव अर्निंग के चलते पी को धीरे धीरे कम कर रहा है। ओके, तो फिर हमने तीनों अलग अलग केस समझ लिया। अब समझते हैं एक डिफरेंट केस को। देखिए इस कंपनी ने अपने पहले 3 साल में अपने अर्निंग को बहुत तेजी से बढ़ाया है और चौथे साल अर्निंग घट गया और फिर से 5th साल पर अर्निंग तेजी से बढ़ गया। ये फ्लैक्चुएट अर्निंग कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मिनरल्स ऐसे कुछ इंडस्ट्री में हो सकता है। क्यों? मान लीजिए ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये तीनों साल कंपनी का बनाया हुआ फ्लैट बहुत सेल हुआ, लेकिन अगले साल उसका फ्लैट का सेल घट गया और फिर से बढ़ गया। इसीलिए मार्केट एज्यूम कर लिया कि इसका अर्निंग कॉन्सिस्टेंट मैनर में नहीं बढ़ेगा। इसके चलते इसका पी भी कभी नीचे कभी ऊपर फिर से नीचे फिर से ऊपर ऐसा होता रहता है। तो फिर हमने देखा कि इस कंपनी का ग्रोथ तो हाई है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है, इसका अर्निंग का कुछ ठीक नहीं है कि इस कंपनी ने अपने अर्निंग को बहुत तेजी से ग्रो किया है, इसीलिए इसका शेयर प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसका पी भी बहुत ज्यादा है। तो फिर आपने ये सोच रहे होंगे मैं इसका अर्निंग से 50 गुना ज्यादा प्राइस देके इसको बाय करूं, क्या इतना हाई पी पर बाय करना सही होगा? बट डोंट वरी, आपका बाय किया हुआ पी इस कंपनी का अर्निंग बढ़ने के साथ साथ घट जाएगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के शेयर को 1000 रुपीज में बाय किया हुआ है और उस कंपनी ने अपने अर्निंग को हर साल डबल किया हुआ है, तो आपका बाइंग प्राइस तो सेम है, लेकिन कंपनी ने अपने ईपीएस को हर साल इंक्रीज किया है, इसीलिए आपका पी भी हर साल कम होते जा रहा है। पहले साल ईपीएस था 10, तो आपका पी था 100, उसके बाद ईपीएस हुआ 20, तो आपका पी घट के हुआ 50, ऐसे धीरे धीरे करके आपका पी कम होता चला गया। एक बार देख लेते हैं कि स्टॉक पी हाई होने का रीजन क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि स्टॉक सच में ओवर वैल्यूड है, हो सकता है कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ग्रेट है। ऐसा टाटा मोटर्स और टाटा पावर के साथ हुआ था। मार्केट ने ईवी व्हीकल का प्रचलन देखकर टाटा मोटर्स और टाटा पावर को भी बहुत हाई पी देने में तैयार था। इसके अलावा और बहुत सारे रीजन हो सकता है हाई पी होने का। आइए अब देख लेते हैं कि लो पी होने का जनरल कुछ रीजन। हो सकता है कि मार्केट फॉल की वजह से शेयर प्राइस बहुत तेजी से फॉल हुआ और इसके लिए इसका पी भी नीचे आ गया। हो सकता है स्टॉक सच में अंडर वैल्यूड है, ज्यादा किसी लोग को मालूम नहीं है स्टॉक के बारे में। हो सकता है कि कंपनी का सेल्स भी डाउन हो रहा है और उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट भी डाउन हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि उस सेक्टर का या फिर उस कंपनी का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है, और इसके अलावा स्टॉक पी नीचे आने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। आप देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द राइट पी स्टॉक्स। पहला, कंपेयर टू द पी रेशियो विद देयर पेयर्स और सेक्टर पी, यानी आईटी कंपनी का पी को आप दूसरे किसी आईटी कंपनी पी से ही कंपेयर कीजिए और उसके साथ साथ आईटी सेक्टर का पी को भी कंपेयर कीजिए। दूसरी, फाइंड द रियल रीजन व्हाई स्टॉक पी इज हाई और लो। कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रोमोटर होल्डिंग, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, फ्यूचर प्लान, इन सब कुछ देखकर आपको एक अंदाज आ जाएगा कि इस कंपनी का पी हाई है या फिर लो है। थर्ड, देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ क्या परमानेंट है या फिर टेम्पोररी आया है, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताया था। थैंक यू सो मच।